करना। भारत माता की जय। वंदे। बड़ी खबर इस वक्त की, गुजरात को अब अपना अगला मुख्यमंत्री मिल गया है। भूपेंद्र पटेल गुजरात के नए सीएम होंगे। गुजरात के गांधीनगर में बीजेपी विधायक दल की बैठक में उनके नाम पर मुहर लग गई और विजय रूपाणी ने बैठक में उनके नाम का प्रस्ताव रखा, जिसके बाद आम सहमति से उनके नाम पर मुहर लगा दी गई। दिल्ली से गए पर्यवेक्षक नरेंद्र सिंह तोमर और प्रहलाद जोशी ने भी इस बैठक में अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई और आधिकारिक तौर पर उनके नाम का ऐलान किया। बैठक में गुजरात का अगला मुख्यमंत्री का नाम तय होना था, जिस पर विचार विमर्श के बाद नरेंद्र सिंह तोमर ने उनके नाम का ऐलान कर दिया। गुजरात के नए मुख्यमंत्री को अमित शाह की तरफ से भी शुभकामनाएं दी गई है। अमित शाह के लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत ही वो विधानसभा क्षेत्र आता है, घटलोडिया, जहां से इस वक्त भूपेंद्र पटेल विधायक हैं। भूपेंद्र पटेल कल गुजरात के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। नरेंद्र भाई, माननीय नड्डा जी और अमित भाई शाह साहब का तहे दिल से आभार मानना चाहता हूं और गुजरात प्रदेश के सभी वरिष्ठ नेता माननीय CR पाटिल साहब और हमारे विजय भाई साहब की टीम का सबका मैं तहे दिल से धन्यवाद मानता हूं। मेरे पर जो विश्वास रखा है वो विश्वास को बिना टूटे हुए विकास के जो काम बाकी है वो आगे बढ़ाएंगे और साथ में संगठन को साथ में लेके आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू। और भूपेंद्र पटेल जो कि कुछ देर बाद अब राज्यपाल से मिलने वाले हैं, वो पत्र सौंपेंगे राज्यपाल को और कल उनका शपथ ग्रहण होगा। लेकिन कुछ देर पहले की ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं मंच पर, उन्हें मिठाई खिलाकर उनका अभिवादन करते हुए, गले लगाते हुए विजय रूपाणी और साथ में तमाम वरिष्ठ नेता। भूपेंद्र पटेल के नाम का ऐलान हुआ है। भूपेंद्र पटेल के बेटे अनुज पटेल ने न्यूज़ 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि उनके पिता जब घर से निकले थे तब अंदाजा तक नहीं था कि उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा गुजरात का। भूपेंद्र पटेल के बेटे हमारे साथ हैं। आपके पिता का नाम मुख्यमंत्री के तौर पे चयन है, किस तरीके से देखते हैं? बहुत अच्छा और अभी बहुत आनंद हो रहा है और जो भारतीय जनता पार्टी ने जो विश्वास दिया है और अपने प्रधानमंत्री जी है जो उन्होंने विश्वास दिया है तो उसी तरह से आगे बढ़ेंगे विकास के कार्यों में। क्या आज सुबह जब पापा घर से निकले क्या लगा था कहीं? नहीं, कुछ भी नहीं लगा था और नाम जब जाहिर हुआ था तब भी मैं ऐसा ही था कि नहीं मेरे फादर का नाम नहीं आने वाला है, तो फिर आ गया है तो हमें भी आनंद बहुत है, बहुत आनंद है। ठीक है, शपथ कब ले रहे हैं मुख्यमंत्री? वो मुझे पता नहीं है, वहाँ से अंदर से जो आएगा वहीं से। बिल्कुल, तो देखिए उनके परिवार के सदस्य हैं जो जाहिर तौर पर खुशी जाहिर कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी पता नहीं था कि उनके पिता जब यहाँ से निकले, घर से निकले पार्टी दफ्तर के लिए और वहाँ जाकर उनका नाम बतौर मुख्यमंत्री के तौर पे होगा, ये भी उनको अंदेशा नहीं था। लेकिन यही होता है कि एक आखिरी पंक्ति में बैठा कार्यकर्ता बीजेपी का कभी कभार बीजेपी में मुख्यमंत्री भी बन जाता है। ब्रजेश कुमार सिंह हमारे वरिष्ठ सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। जिस तरह की बात खुद भूपेंद्र पटेल के परिजन कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि जब वो घर से निकले तो उन्हें भी अंदाजा नहीं था कि उन्हें मुख्यमंत्री घोषित कर दिया जाएगा गुजरात का, वो तो बैठक में शामिल होने महज गए थे। इस तरह के फैसले लेकर दरअसल क्या संदेश देने की कोशिश होती है? ब्रजेश जी, जिस तरह की तस्वीरें आप भी देख रहे होंगे, खुद भूपेंद्र पटेल के बेटे ये कहते हैं कि उन्हें पता नहीं था कि उनके पिता को मुख्यमंत्री बनाया जाने वाला है। लेकिन अगर बीजेपी इस तरह के फैसले लेती है तो किस तरह का संदेश देने की कोशिश होती है बीजेपी की ओर से? और ये तस्वीरें कुछ देर पहले की है जब नाम घोषित किया गया भूपेंद्र पटेल का, तो वो उस बैठक में पीछे की पंक्ति में कहीं पीछे की कुर्सी पर बैठे हुए थे। तब कुछ वरिष्ठ लोगों ने उनका हाथ पकड़कर उन्हें मंच पर लाया, फिर विजय रूपाणी ने उन्हें गले लगाकर उनका अभिवादन किया, गुलदस्ता उन्हें दिया, मिठाई उन्हें खिलाई गई और एक के बाद एक जो
प्रतिक्रियाएं आ रही है उसमें यह बात कही जा रही है कि ये अंदाजा भी नहीं लगाया गया था कि उनके नाम का ऐलान होगा। लेकिन कुछ देर पहले की यह तस्वीर जब बेहद गहमा गहमी थी, सबकी निगाहें थी कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, क्योंकि कल विजय रूपाणी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था और ब्रजेश कुमार सिंह हमारे वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। ब्रजेश जी, जिस तरह से यह फैसला लिया गया है, खुद भूपेंद्र पटेल के परिजन ये कहते हैं उनके बेटे कि उन्हें पता नहीं था कि उनके पिताजी को मुख्यमंत्री घोषित कर दिया जाएगा। क्या संदेश देने की कोशिश होती है बीजेपी की ओर से इस तरह का फैसला लेके? देखिए प्रशांत, दो चीजें हैं। जहां तक रणनीति का सवाल है उसके हिसाब से ये बिल्कुल उचित है, और खासतौर पर अगर आप देखें नरेंद्र मोदी इराक को अगर जब से वो गुजरात के मुख्यमंत्री बने, या वो छोड़िए वहां तक कि जब वो गुजरात में संगठन महामंत्री थे, संगठन में जो है सो सेक्रेसी जो है सो खासतौर पे क्रुशियल जो मामले हैं उसमें पहले से किसी को क्यों पता हो, क्यों यह आनंद वह किसी और को लेने दे सके। इसीलिए आप देखिए जो है गुजरात के मुख्यमंत्री से लेकर पिछले 7 साल से देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके जितने भी बड़े फैसले हैं, चाहे वो राजनीतिक हो या प्रशासनिक हो, वो तभी पता चलते हैं जब उसका औपचारिक ऐलान होता है। और मुझे लगता है कि सरकार के लिए यह बेहतर बात है कि उसके लिए जो है या संगठन के लिए उसकी चीजें अंदर खाने क्या हो डिसाइड कर रहे हैं, वह पूरी दुनिया उसको पहले से ना जानती हो। तो यह जो है सो प्रैक्टिस रही है। और जहां तक भूपेंद्र पटेल का सवाल है, आप ध्यान रखिए कि भूपेंद्र पटेल जो है वह अहमदाबाद से हैं, पाटीदार समुदाय। और उसमें भी जो बहुत इंटरेस्टिंग है प्रशांत, कि गुजरात के इतिहास में ये पहली बार हो रहा है जबकि कोई कड़वा पाटीदार गुजरात के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने जा रहा है। 1960 में गुजरात का निर्माण हुआ, उसके बाद से जितने भी पटेल मुख्यमंत्री बने उनमें से कोई भी कड़वा पाटीदार समुदाय से नहीं था। यहाँ तक कि 1995 में बीजेपी की जो पहली सरकार बनी उसके बाद भी जो है, चाहे केशु भाई पटेल रहे हो, चाहे आनंदीबेन पटेल रही हो, जो कि पाटीदार समुदाय के जो नेता रहे, मुख्यमंत्री रहे, वह जो है लेउआ पाटीदार समुदाय से थे। तो कड़वा पाटीदार समुदाय के लिए भी एक बड़ा मैसेज है कि जो सो बीजेपी उसको कितना वैल्यू देती है। दूसरा जो बड़ा इसमें फैक्टर है, आप देखिए भूपेंद्र पटेल न सिर्फ चूंकि अहमदाबाद से हैं, नरेंद्र मोदी तो खैर उनको लंबे समय से जानते हैं, ऐसे लोगों को उन्होंने गढ़ा है। खासतौर पर जो गुजरात की राजनीति के हिसाब से अमित शाह दूसरे सबसे महत्वपूर्ण चेहरे हैं, जो कि न सिर्फ जिनकी अपनी राजनीतिक पृष्ठभूमि गुजरात की रही है, बल्कि फिलहाल देश के गृह मंत्री हैं। उनकी अपनी जो पुरानी कंस्टिट्यूएंसी जो रही है सरखेज की, उसी के का एक हिस्सा जो घाटलोड़िया है, वहां से विधायक जो है पहली बार चुने गए हैं भूपेंद्र पटेल। तो भूपेंद्र पटेल पर अमित शाह को भी पूरा भरोसा है। बतौर कॉर्पोरेटर काफी नजदीक से जो है सो काम किया हुआ है भूपेंद्र पटेल ने अमित शाह के साथ। तो पार्टी की जो ये दो टॉप जो एक तरह से कह सकते हैं जो लीडर्स हैं, उनका कंप्लीट जो सो ट्रस्ट है। दूसरा है कि बिल्कुल फ्रेश हैं, कहीं उन पर कोई दाग नहीं है, कहीं पर कोई बैगेज नहीं है, क्योंकि पहले कभी वो मंत्री रहे नहीं है, इसके पहले वो जो सिर्फ ऑडा के चेयरमैन रहे थे या कॉर्पोरेटर रहे थे, तो उनकी किसी किस्म से आलोचना नहीं हो सकती। जो छवि है वो बिल्कुल बेदाग है, साफ सुथरी है, पटेल समुदाय से आते हैं। तो एक तरह से मुझे लगता है कि ये तमाम वो चीजें रही जो कि भूपेंद्र पटेल के हक में गई। जो तमाम स्पेकुलेशन चल रही थी उन नामों के बारे में चल रही थी जो कि ऑलरेडी काफी एस्टेब्लिश हैं। तो ये और ये सबसे रोचक भी रहा ब्रजेश जी कि तमाम उन नामों को पीछे छोड़ते हुए आश्चर्यजनक तौर पर एक नए नाम का ऐलान हुआ है जिसकी शायद कल्पना कोई नहीं कर रहा था। और कुछ और खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। कांग्रेस नेता आलोक शर्मा हमारे साथ हैं, विक्रम जैन बीजेपी के नेता वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अहमदाबाद से लगातार पल पल की अपडेट देते हुए हमारे सहयोगी जनक दवे लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जनक, अब जबकि यह तय हो चुका है कि कल शपथ ग्रहण होने वाला है, तब से लेकर अब नाम घोषणा के बीच में क्या और गहमा गहमी, क्या और तय होना है, क्या ताजा अपडेट? बिल्कुल, देखिए अब राजभवन चले गए हैं और राजभवन जाते हैं उन्होंने प्रस्ताव अपना गवर्नमेंट का देंगे कि गवर्नमेंट में वो शपथ लेने जा रहे हैं, जो विधायकों द्वारा हस्ताक्षर किए हैं वो प्रस्ताव के तौर पे। और उसके बाद कल 12:39 का समय बताया जा रहा है जहां पर वो शपथ लेंगे। लेकिन अभी भी ये तय नहीं है कि साथ में उनके जो मिनिस्टर्स होंगे, जो कैबिनेट के, वो भी उनके साथ में लेंगे, शपथ लेंगे या नहीं। अब जो कार्यक्रम बताया जा रहा है कि यहाँ पर राजभवन का कार्यक्रम निपटा के उनके जो कुलदेवी है वहाँ पर दर्शन के लिए, त्रिमंदिर है वहाँ पर वो जा रहे हैं, वहाँ दर्शन के लिए करेंगे। और उसके बाद जो पार्टी के कार्यक्रम है उनका कि वो अपने जो चुनाव क्षेत्र है घाटलोड़िया, वहाँ पर कार्यकर्ताओं के बीच जाएंगे, परिवार के बीच जाएंगे। तो ये आज का अभी शेड्यूल्ड है, क्योंकि अभी भी जो भूपेंद्र यादव और बाकी जो नेता हैं वो यहाँ पर हैं। तो ये एक प्रक्रिया है जो उससे पहले निपटानी है, क्योंकि श्राद्ध पक्ष पूरा होने से पहले ये सारे के सारे, चाहे शपथ का कार्यक्रम हो या पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूशन का कार्यक्रम हो, ये पूरा कर देना है। ऐसे में कल शपथ लिया जाएगा और उसके बाद जो बाकी के मंत्रिमंडल में कौन कौन व्यक्ति शामिल होंगे, ये उसके बाद शपथ दिलाई जा सकती है या उसके बाद पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। तो कल शपथ ग्रहण होगा, लेकिन अब सियासी गहमा गहमी जो बीजेपी के भीतर चल रही थी, नाम तय हो चुका है। आलोक शर्मा जी, आप तो प्रमुख विपक्षी दल हैं गुजरात में, उनके लिए
कैसे आप देखते हैं भूपेंद्र पटेल के नाम के ऐलान को लेकर? देखिए, मैं समझता हूं कि जिस तरह से आप केवल मोहरों को बदल रहे हैं, राजा को कब तक बचाएं? आप कब तक इंजन बदलते रहेंगे तो पूरी रेल सड़ चुकी। एक डमी को हटाकर आप दूसरा डमी बनाएंगे, उससे कैसे गुजरात का भला होगा? हम बधाई देते हैं गुजरात की जनता को, नए मुख्यमंत्री बने, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि अभी तक ये नहीं पता चला कि रूपानी साहब को क्यों हटाया गया है। क्या रूपानी साहब एक डमी सीएम थे, जो हम बार बार कहते थे? क्या कोरोना में आंकड़े छिपाए गए, कोरोना की बदहाली हुई इसलिए हटाया गया? क्या हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार लगी इसलिए हटाया गया? क्या गुजरात की अर्थव्यवस्था को चौपट करके 2.5 गुना कर्जा कर दिया इसलिए हटाया गया? मुझे लगता है कि बीजेपी की पुरानी फितरत है। अब नए मुख्यमंत्री से कोई सवाल पूछेंगे, कहीं सब पुराने से पूछ लीजिए, पुराने कहेगा मैं तो चला गया भाई। 8 वर्ष तक 9 वर्ष तक एक व्यक्ति अगर मुख्यमंत्री रहता है, जिसके चेहरे पर पिछली बार भी चुनाव लड़ा, ऐसी क्या नौबत थी कि आपने 6 महीने पहले चुनाव से उसको हटा दिया? मुझे लगता है कि पूरी तरह से जिस तरह से बीजेपी का नाकामी रही है, अर्थव्यवस्था से लेकर विदेश नीति से लेकर सब जगह फेल हुई है, केवल ध्यान को बटाने के लिए किया जा रहा है। बीजेपी ने केंद्र में भी हार स्वीकार कर ली, 43 नए मंत्री यहाँ पर लेकर आए, और जिस तरह से आज आप देखिए पिछले 6 महीने में 5 सीएम बदल दिए। इसका मतलब इनका कोई सीएम काम वाम नहीं करता। तो ये एक गंभीर आरोप आप लगा रहे हैं प्रमुख विपक्षी दल होने के नाते। विक्रम जैन, क्या जवाब आपके पास होगा? सर्वप्रथम गुजरात की जनता को मैं बधाई देना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। कल ही मुख्यमंत्री श्री विजय भाई रूपाणी ने अपना इस्तीफा दिया है और आज ही एक दिन के भीतर भीतर ही गुजरात को नए मुख्यमंत्री के रूप में श्री भूपेंद्र पटेल जी मिल चुके हैं। तो हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी में पद बदला जाता है, जिम्मेदारियां बदली जाती है, इसके लिए बहुत ही सहज प्रक्रिया है भारतीय जनता पार्टी में। और भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है, इसमें जिम्मेदारियों का हस्तांतरण होता है। रूपाणी जी मुख्यमंत्री के तौर पे कार्यरत थे और आज से भूपेंद्र पटेल जी मुख्यमंत्री के तौर पे कार्यरत होंगे और वो गवर्नर श्री के पास पहुंच चुके हैं और उन्होंने सरकार बनने का दावा पेश कर दिया है। अब रही आलोक शर्मा जी की बात, तो आलोक शर्मा जी ने कहा राजा मोहरा ये वो, ये सारा कांग्रेस में होता है, भारतीय जनता पार्टी में ये नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है, कोई एक परिवार की पार्टी नहीं है। कांग्रेस में कोई एक परिवार का राजा होता है और पीछे उसका अनुगामी राज करता है। तो कांग्रेस इतने सालों में अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं तय कर पाती है, न बदल पाती है 23 साल से। और गुजरात और भारतीय जनता पार्टी अभी अभी हाल ही में उन्होंने 3 राज्यों में अपने मुख्यमंत्री बदले हैं। तो ये विक्रम जैन, इसीलिए भी आपसे सवाल कांग्रेस के नेता पूछ रहे हैं। ब्रजेश कुमार सिंह जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। ब्रजेश जी, अब जबकि मुख्यमंत्री का चेहरा बदल दिया गया है, चुनाव को तकरीबन 15 महीने का वक्त बाकी है, सियासी गलियारों में कई सवाल खड़े होंगे ही, ऐसे में ये कितने मजबूत सवाल के तौर पर सामने जा सकते हैं? देखिए, सवाल तो हमेशा खड़े होंगे बिकॉज सियासत है, लेकिन कुछ आंकड़े बहुत महत्वपूर्ण है जिसे देखना आवश्यक होगा, और खासतौर पे जो लोग पॉलिटिकल साइंस या फिर पॉलिटिक्स को प्रैक्टिस करते हैं। अब गुजरात अगर एक राज्य के तौर पर देखें और पॉलिटिकली देखें तो 1995 से सिर्फ एक पार्टी है जो कि कंप्लीट मेजोरिटी के साथ वहां सरकार बना रही है। 1995 में बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार में आई थी। खजूरिया नामक शंकर सिंह वाघेला की अगुवाई में विद्रोह हुआ, बावजूद उसके 3 साल बाद चुनाव हुए। 1998 में फिर बहुमत के साथ बनी। उसके बाद से 2002 कर लीजिए, 2007 कर लीजिए, 2012 कर लीजिए, 2017 कर लीजिए, लगातार 6 चुनाव जीत चुकी है बीजेपी गुजरात में। और आप ध्यान रखिए, पश्चिम बंगाल के बाद से ये एक नया रिकॉर्ड है। पश्चिम बंगाल में वहां कोalition की सरकार बनती थी, लेफ्ट पार्टीज जो लेफ्ट फ्रंट था, यहाँ सिंगल पार्टी की सरकार बन रही है। त्रिपुरा वगैरह को छोड़ दीजिए, त्रिपुरा वगैरह जो है एक छोटा सा राज्य है, उससे आप तुलना भी नहीं कर सकते। लेकिन जो पार्टी 1995 से लेकर, अब आप ध्यान रखिए कि 2022 में, यानी कि आप 27 साल से वो पार्टी लगातार सत्ता में है। जरा बताइए देश के कितने हिस्सों में ये हुआ है। तो मुझे लगता है कि जो सोचना ये पड़ेगा कि अगर बीजेपी लगातार वहां चुनाव जीत रही है, आप कह लीजिए कि भाई यहाँ पर आपने इसको रिप्लेस कर दिया, उसको रिप्लेस कर दिया, लेकिन अल्टीमेट ट्रूथ ये है कि पार्टी जो है लगातार वहां सत्ता में बनी हुई है। जो वहां की मेजोरिटी है लगातार उसने उस पर अपना भरोसा जताया है, और जाहिर है बीजेपी को मन में कोई भ्रम नहीं है। वह चुनाव जब लड़ने जाती है तो बड़ी ताकत से लड़ती है और उसके लिए जो भी जरूरी होता है वो करती है, और यही उसने ये किया। ये अहम बात है जो आप कह रहे हैं ब्रजेश जी, कि अगर इतने सालों से लगातार है,
आलोक शर्मा जी, ये जो सवाल आपके हैं, ये तो आप प्रमुख विपक्षी दल हैं, आपका हक बनता है, अधिकार है आपका कि ये सवाल करें आप सत्ता से, लेकिन इतना लंबा इतिहास रहा है, क्या वजह कि कई सवाल आप मैदान में लेकर जाते हैं, बावजूद इसके बीजेपी सत्ता में वापसी करती है, चाहे मुख्यमंत्री का चेहरा बदल गया हो, दावा फिर भी उनका वैसा ही? देखिए, बिल्कुल इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। बीजेपी को किस तरह से चुनाव में लोगों को गुमराह करना बहुत अच्छी तरह से आ गया है। आप देखिए, पिछली बार मोदी साहब ने हवाई जहाज उड़ाए थे, क्या हुआ उसके बाद? कहां पर है वो ब्रजेश भाई, जरा बताएंगे? वो कहाँ जो हवाई जहाज उतरा था उसके बाद दोबारा उतरा होगा हवाई जहाज पे? नहीं उतरा होगा। कहाँ तक बात है? शंकर सिंह वाघेला जी का बहुत अच्छा नाम लिया ब्रजेश भाई ने, बापू का। बापू जी मेरे भी नजदीक रहे और ब्रजेश भाई के भी। जरा बापू जी की 4 स्टेटमेंट देख लीजिए। गुजरात मॉडल यही है कि ब्लैकमेल किस तरह से अब आलोक जी, ये जो गंभीर आरोप आपकी ओर से लगाए जा रहे हैं, बीजेपी को इसका जवाब देना पड़ेगा, लेकिन अगर वो आप आरोप लगाते हैं कि वो भ्रमित करते हैं, तो ये भ्रम तोड़ने की जिम्मेदारी जो आपकी थी विपक्षी दल के नाते, क्या उसमें आप नाकाम रहे हैं? ये एक बड़ा सवाल आपसे ही खड़ा हो जाएगा। लेकिन विक्रम जैन, ये संतुष्ट करना अपने विपक्ष को आपकी जिम्मेदारी है और गंभीर सवाल भी खड़े होते हैं। आलोक जी, आप कुछ कह रहे हैं? प्रशांत जी, मेरा ये कहना है कि जिम्मेवारी केवल मेरी नहीं है, ये मीडिया के साथियों की भी है कि सच्चाई और वास्तविकता को दिखाया जाए। लेकिन क्या रूपाला, मांडविया, नितिन पटेल, चुड़ासमा, ये सब लोग बिल्कुल पूरी तरह से नकार दिए भाजपा ने। आप कह रहे हैं कि सब वहां तो 1995 से सरकार चल रही है। अगर 1995 से सरकार चल रही है तो पहली बार का एमएलए मुख्यमंत्री क्यों बनाया गया? आज आनंदीबेन पटेल ने अमित शाह को पटकनी दी है, बहुत भारी बढ़िया वाली पटकनी दी है कि मैं जिसको चाहूंगी मुख्यमंत्री वो बनेगा। पिछली बार तुमने डमी बनाया था, इस बार मैं डमी बनाऊंगा। इसके आगे कोई खेल नहीं है। और भुगतेगा कौन? भुगतेगी गुजरात। अभी आपका अपना परसेप्शन है और आपको ये हक है, इसलिए ये मौका भी दिया जाता है बाकायदा। आपकी अपनी बात रखें जरूर कि क्या आपके मन में है, लेकिन जनक जो सबसे अहम बात है कि अगर कांग्रेस हमलावर है ऐसे कई बातों को लेकर के, किस तरह की तैयारी, अब मुख्यमंत्री का चेहरा बदल चुका है, क्या और ताजा अपडेट के साथ आप दर्शकों के साथ इस वक्त? जनक, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? हम कोशिश करेंगे अपने सहयोगी से एक बार फिर जुड़ने की, लेकिन ये एक बेहद अहम बात भी है। बीजेपी की ओर से विक्रम लगातार हमारे साथ बने हुए। विक्रम, सवाल अगर आप सुन रहे थे तो आपको सीधा जवाब देना भी पड़ेगा, सत्ता में आप ही हैं। जी सर, मेरा यही कहना है कि गुजरात में कांग्रेस को प्रजा ने नकारा है। 1995 से 1995 से भारतीय जनता पार्टी लगातार सत्ता में है और कांग्रेस ने कई हथकंडे अपनाए, कई वर्ग विग्रह करवाए, कई आंदोलन करवाए, फिर भी गुजरात की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को स्वीकारा है। सतत 6 बार से गुजरात में भाजपा की सरकार बन रही है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी सिद्धि है और हम प्रजा की सेवा करने के लिए कटिबद्ध है। गुजरात आज रोल मॉडल है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई आज देश में सुशासन से पूरा देश को विकास की गति पे आगे ले जा रहे हैं और आज कोरोना काल में भी हमने बहुत अच्छा काम किया है। आप बीजेपी के नेता हैं, देखिए तारीफ तो आप करेंगे, ये आपका अपना दायित्व है और आपका हक भी बनता है, अगर आपको मौका मिला है आप जो कहना चाहें वो कहें। लेकिन आलोक जी, ये जो एक तस्वीर आपने देखी होगी कि जब नाम का ऐलान हो रहा था भूपेंद्र पटेल के, वो कतार में कहीं बहुत पीछे बैठे हुए थे, उनके नाम की चर्चा भी कहीं नहीं हो रही थी शायद, संभवतः, लेकिन अचानक उन्हें हाथ पकड़कर बीच में लाया जाता है, मंच के बीचों बीच जब उनके नाम का ऐलान होता है। इस तरह की बात को राजनीतिक पार्टी में जब इस तरह का कदम उठाया जाता हो, कैसे आप देखते हैं? इवेंट मैनेजमेंट तो बीजेपी को बहुत अच्छे से आता है। बचपन से इनको आरएसएस में इवेंट मैनेजमेंट ही तो सिखाया जाता। आज आप ये बात कह रहे हैं कि साहब उनको हाथ पकड़ के लाया गया। मैं कह रहा हूं कि नितिन पटेल कहाँ है अभी? नितिन पटेल, ब्रजेश भाई मेहसाणा चले गए छोड़ के अहमदाबाद, गांधीनगर, नाराज होके। पिछली बार का भी याद होगा। आज सुबह की प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई मीडिया चैनल नहीं दिखा रहा है। आज एक बार दिखा दीजिए नितिन पटेल जी की जो सुबह की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, पता चल जाएगा कौन किसके साथ है और कौन अच्छा है और किसने इवेंट मैनेज किया है पूरा। मुझे लगता है कि शहर और बड़े जो राजा लोग थे उनकी लड़ाई थी आपस में। ये लोग तो मोहरे हैं, क्या करेंगे? नितिन बन जाए, फलाना बन जाए, एक्स बन जाए, वाई बन जाए। वहां पर एक पूरे अधिकारी हैं जो पूरा राज्य चलाते हैं। चपड़ासी से लेकर आईएएस के ट्रांसफर जो होते हैं वो अधिकारी करता है। वो 5 साल से रिटायर होने के बाद भी वहीं बैठा है। ब्रजेश भाई से नाम पूछ लीजिएगा। और नहीं, ठीक है,
लेकिन हमारा मुख्य सवाल तो यही था कि इस तरह की परंपरा को आप कैसे देखते हैं, क्या उस पर आपकी टिप्पणी है। लेकिन ब्रजेश जी, अब सियासी आरोप प्रत्यारोप ये तो होते रहेंगे, लेकिन आगे किस तरह की सूरत, क्योंकि अब लगभग 15 महीने का वक्त बचा हुआ है गुजरात में विधानसभा चुनाव को लेकर। अब मुख्यमंत्री एक नया होगा गुजरात में, कैसी तस्वीर आप आगे बढ़ती दिखाई दे रही है? जो में से गुजरात एक है जहां पर कि आज भी मोटे तौर पर टू पार्टी सिस्टम है। आप ध्यान रखें, शर्मा जी बार बार मेरा नाम ले रहे हैं, उनको एक बात से संतुष्टि मिल सकती है कि आम आदमी पार्टी भले जो है सो आ जाए, या उसके पहले शंकर सिंह वाघेला का नाम उन्होंने लिया, उन्होंने राजसभा बनाई थी, या फिर जो है सो खुद गोवर्धन झड़पिया या फिर केशुभाई पटेल ने 2007 या 2012 में नई नई पार्टियां बनाई, लेकिन गुजरात में जनता ने उसको बहुत ज्यादा कभी एक्सेप्ट नहीं किया। तो अगर हम मान के चले कि अगर 2022 में भी मुकाबला वहां पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच भी है, तो आप ध्यान रखिए कि बीजेपी ने अपनी तो तैयारी शुरू कर दी है। शर्मा जी को मतलब ये ध्यान रखना होगा कि गुजरात में जो है उनके जो प्रभारी थे, उनका देहांत हुआ, बहुत ही दुखद घटना है। उसके बाद से कोई नया प्रभारी जो है सो वहां जाकर क्या कर रहा है शायद किसी को पता नहीं। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, बीजेपी जो है वह कहीं कोई कमी नहीं छोड़ती। आप ध्यान रखें कि आप लगातार वहां सत्ता में है, वहां पर विपक्ष की जो हालत है वह किसी से छुपी हुई नहीं है। शर्मा जी तो खैर अहमदाबाद से इनका काफी संबंध है। 1985 में जो है मुझे लगता है कि आखिरी चुनाव कांग्रेस ने जीता था गुजरात में। आप ध्यान रखिए, मैं तो 1995 से तो बीजेपी की लगातार जीत की बात कर रहा हूँ। 1985 में आखिरी बार चुनाव विधानसभा का जीता था, सरकार बनाई थी। और आप ध्यान रखिए कि गुजरात के इतिहास में, और क्रेडिट देना पड़ेगा माधव सिंह सोलंकी को, 182 में से 149 सीटें लेकर आए थे, लेकिन उतने मैसिव मैंडेट के बाद भी साल भर का भी कार्यकाल उनका उस समय नहीं हो पाया था। शर्मा जी आप इसको अलग से एनालाइज करके बताइएगा। आपने कहा कि भाई बीजेपी तो बदल देती है, आप अपना रिकॉर्ड देख लीजिए, गुजरात के इतिहास में जो मुख्यमंत्री सबसे ज्यादा सीटें लेके आया, आपने उसको साल भर में बदल दिया। खैर, जहां तक सवाल है जो हम 2022 की बात करें, ऑब्वियसली बीजेपी ने अपनी तैयारी शुरू कर दी और इसी रिजिक के तहत ही है। कांग्रेस जो है जाहिर है वो भी अपनी तैयारी करेगी। और आप ध्यान रखिए, कांग्रेस का मैं हमेशा कहता हूं एक फिक्स वोट बैंक है, और यही हो जा रही है कि हमेशा 40-50 सीटें जो है वो वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन में जीतती रही है। तो आप गुजरात में बीजेपी अगर लगातार 1995 से सत्ता में है, 1990 में भी वैसे सत्ता में थी लेकिन उच्चमन भाई पटेल के साथ थी, इसलिए मैं उसका जिक्र भी नहीं कर रहा हूं। 1995 से अगर लगातार सत्ता में है, तो मुझे लगता है कि बीजेपी की अपनी तैयारियां, बीजेपी का अपना संगठन, बीजेपी की सरकार का अपना परफॉर्मेंस वो तो है ही, साथ में कांग्रेस की तुलनात्मक तौर पर कमजोरी भी है। और मुझे इस बात पर तो गौर करना ही होगा जिस ओर आप इशारा कर रहे हैं, क्योंकि जो राजनीतिक दल हैं उन्हें चुनावी मैदान में उतरना होता है, तो इन्हें देखना भी होगा कि कितनी मजबूती से हम आगे बढ़ रहे हैं और किस तरह की भविष्य की तैयारी। आप बने रहें हमारे साथ, हम जल्द लौटेंगे, क्योंकि अब गुजरात के नए मुख्यमंत्री का नाम तय हो चुका है। भूपेंद्र पटेल के तौर पर कल शपथ ग्रहण गुजरात के नए मुख्यमंत्री का। तो गुजरात के नए मुख्यमंत्री के तौर पर अब भूपेंद्र पटेल को चुन लिया है बीजेपी के तमाम विधायकों ने। ऐसे में किस तरह की प्रतिक्रियाएं अलग अलग राजनीतिक दल की ओर से। आलोक शर्मा जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, और हमारे न्यूज 18 के वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, ब्रजेंद्र कुमार सिंह, और साथ ही साथ जनक दवे हमारे सहयोगी उस ओर रुख कर रहे हैं जहां पर लगातार ये काफिला जा रहा है और किस तरह का सियासी घटनाक्रम है वो भी देख रहे हैं। विक्रम जैन बीजेपी के नेता हमारे साथ बने हुए हैं। आलोक जी, लेकिन जिस तरह से ये एक स्मूथ ट्रांजिशन हुआ है, कुछ ही घंटों में फैसला कर लिया गया, नए नाम का ऐलान हो गया है, कोई हो हंगामा नहीं हुआ, कोई शोर शराबा नहीं हुआ, कोई वैसे दावे सामने नहीं आए जिस तरह से राजस्थान, पंजाब या छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है जहां आपकी सरकारें हैं। क्या ये बेहतर स्थिति होती है राजनीतिक दल के नाते, एक मजबूत स्थिति दिखाती है? कैसे आप देखते हैं इसे? देखिए, मुझे लगता है कि राजस्थान में, पंजाब में कहीं पर भी मुख्यमंत्री बदलने की नौबत नहीं आई। छत्तीसगढ़ में भी मीडिया के साथियों को ने काफी सवाल उठाए थे, लेकिन एक बार भी वहां पर बदलने की नौबत नहीं आई। लेकिन अगर किसी बिल्डर को, किसी फाइनेंसर को आप अगर सीएम बनाएंगे तो स्वाभाविक है कि स्मूथ ही ट्रांजैक्शन होगा। कोई ओडा का चेयरमैन अगर पुराना बनेगा तो स्वाभाविक है कि क्या गुण होंगे उसके अंदर। दूसरी चीज ये है कि मैं अभी देख रहा था, मेरी टेबल के ऊपर ये रबड़ स्टैंप रखी थी, ये रबड़ स्टैंप के इसके गुण देख रहा था मैं, क्या क्या गुण है इसके अंदर। तो इस रबड़ स्टैंप के गुण होते हैं, आप इसकी जगह दूसरी लगा दीजिए, दूसरी जगह तीसरी लगा दीजिए, और अगर ये जहां लगाएंगे, जितनी बार लगाएंगे उतनी बार ये अपने पद चिन्ह छोड़ देगी। ये रबड़ स्टैंप अपने आप से कुछ नहीं कर पाती। तो मुझे लगता है कि रबड़ स्टैंप एक की जगह मैं दूसरी उठा लूं, दूसरी जगह तीसरी उठा लूं, कोई रबड़ स्टैंप लगा दीजिए आप, स्मूथ ट्रांजैक्शन ही होगा जी। जहां पर राजनीति होगी, डेमोक्रेसी होगी,
जहां पर आपस में विचार विमर्श होगा वहां पर जरूर सवाल उठेंगे। और ये लेकिन कमजोर हिटलर स्थिति होगी, चाहिए अगर जिस तरह के आपके दावे हैं तो कमजोर स्थिति होगी। अगर ऐसी कमजोर स्थिति होती है तो सरकारों को लगातार नकारती रहती है जनता, लेकिन बीजेपी की सरकार लगातार गुजरात में बनती रही है। ये ऐसा आखिर क्यों हो रहा है? विपक्षी दलों को भी सोचना चाहिए। लेकिन जवाब जो आपके सवालों का है वो तो बीजेपी ही देगी। विक्रम, आप दें। जो रबर स्टैम्प की बात कर रहे हैं तो मैं उन्हें ये कह देना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने 2001 से 2014 तक गुजरात में सुशासन किया और गुजरात की विकास यात्रा को आगे बढ़ाया। 2014 के बाद में नरेंद्र भाई मोदी केंद्र में अपने कार्यरत हैं और उसके बाद में गुजरात अविरत विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। विकास में ऐसा कहा जा सकता है कि गुजरात ने कई नए आयाम प्रस्थापित किए हैं। गुजरात में आज जीएसटी कलेक्शन को देखें तो वो भी चौथे नंबर पे है। लास्ट मंथ गुजरात में 25% जीएसटी कलेक्शन जो लास्ट मंथ के आंकड़ा है उसमें बढ़ोतरी हुई है। गुजरात में आइकोनिक काम जो प्राथमिक सुविधाएं थी वो सारी सुविधाएं गुजरात ने कभी परिपूर्ण कर ली है। तो अभी तो जो भी काम हो रहे हैं या जो भी विकास के कार्य हो रहे हैं वो आइकोनिक और वैश्विक स्तर के कार्य हो रहे हैं। सरदार पटेल जी का स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आप देख लीजिए, वो विश्व में सबसे बड़ा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है और उसके कारण उसके कारण आज गुजरात में पर्यटन का जो विकास हो रहा है वो आप देखिए, जो स्टेडियम बन रहा है वैश्विक कक्षा का स्टेडियम बन रहा है और हम ओलंपिक के लिए आयोजन करने की हम आगे से सोच रहे हैं। आप समझिए, हम तो गुजरात का विकास तो चौमुखी विकास है, गुजरात का विकास चौमुखी विकास है और गुजरात की जनता पिछले 6 बार से गुजरात की जनता सतत, और मैं आपसे अभी ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि पिछले 8 अभी जो बाई इलेक्शन हुए 8 सीट कांग्रेस के पास थी और वो सारी की सारी सीट भारतीय जनता पार्टी ने काफी बहुमति से जीती है और स्थानीय स्वराज के चुनाव में 90% से ज्यादा मत हमें मिले हैं। स्थानिक स्वराज का चुनाव अभी संपन्न हुआ है जिसमें अभी देखिए विक्रम, आप वहां सत्ता में हैं, कांग्रेस विपक्ष में है, वो आपसे सवाल तो करेगी ही। जिस तरह से घटनाक्रम बदलता है तो नए सवाल फिर से सामने आ जाते हैं। लेकिन जो नया घटनाक्रम है, जनक दवे भी हमारे सहयोगी लगातार उसको रुख कर रहे हैं जिधर कुछ नया घटनाक्रम और नई खबर मिल रही हो। जनक, क्या इस वक्त नई चीज है जो दर्शकों तक आपके जरिए पहुंच सकती है? देखिए प्रशांत, अभी उन्होंने सरकार बनाने का दावा पेश कर लिया है और कल दोपहर को वो शपथ ले सकते हैं। तकरीबन 2:20 का समय बताया जा रहा है। वैसे 12:39 का समय था पहले, लेकिन अब 2:20 का समय बताया जा रहा है। तो कल अकेले वो मुख्यमंत्री शपथ लेंगे और उसके बाद 2 दिन के भीतर मुख्यमंत्री के पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूशन बाकी कैबिनेट में कौन होंगे वो तय होगा। उसके साथ मैं अभी ये जो कॉन्वॉय जा रहा है सीएम का, उसके पीछे हूँ और जो मनोनीत सीएम जिसे कहें वो अभी यहाँ त्रिमंदिर में है, वहाँ पर दर्शन के लिए जा रहे हैं और उसके बाद उनको अपने घर जाना है, जो कि दफ्तर और उनका जो चुनाव क्षेत्र है घाटलोड़िया में, वहाँ दफ्तर पर कार्यकर्ता हैं और उसके साथ परिवार के लोग भी वहाँ पर हैं। तो वो वहाँ पर भी, तो वो तस्वीरें भी मैं आप तक पहुँचाऊँगा। मैं थोड़ी देर में यहाँ पर त्रिमंदिर, जहाँ पर दादा भगवान का मंदिर है, वहाँ पर वो काफ़ी अटूट श्रद्धा रखते हैं, तो वहाँ सर झुकाने के लिए जा रहे हैं और उसके बाद वो अहमदाबाद में जहाँ उनका चुनावी क्षेत्र है घाटलोड़िया में, वहां पर जाएंगे। तो वो तस्वीरें भी आप तक पहुंच। तो ये एक ताजा और नई खबर आप दे रहे हैं, दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कि 2:20 पर कल शपथ ग्रहण हो सकता है। हालांकि पहले 12:39 का समय माना जा रहा था, लेकिन अब 2:20 पर कल यह शपथ ग्रहण हो सकता है। राज्यपाल को दावा पेश कर दिया उन्होंने, प्रतिनिधिमंडल गया बीजेपी का, मुलाकात उनकी हुई है, पत्र उन्हें सौंप दिया गया है और कल शपथ ग्रहण नए मुख्यमंत्री के तौर पर भूपेंद्र पटेल का। ब्रजेश कुमार सिंह लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। ब्रजेश जी, जिस तरह की अब ये आरोप प्रत्यारोप की भी सियासत गरमाएगी क्योंकि चुनाव तो नजदीक हैं, मुख्यमंत्री का नया चेहरा सामने है, विश्वास केंद्रीय नेतृत्व ने इस पर जताया है, किस तरह की अब नई तस्वीर सामने आ सकती है भूपेंद्र पटेल के नाम के साथ जब बीजेपी प्रदेश में आगे बढ़ रही होगी, कांग्रेस उनके सामने मुकाबला करने खड़ी होगी? देखिए प्रशांत, राजनीति में आरोप और प्रत्यारोप तो लगेंगे ही, लेकिन जो आंकड़े बहुत महत्वपूर्ण होते हैं चीजों को समझने के लिए। आप ध्यान रखिए कि 1960 में भाषाई आधार पर गुजरात एक अलग राज्य के तौर पर अस्तित्व में आया और रिकॉर्ड अगर हम बता दें, आप ध्यान रखिए कि जो है 1980 तक, अगर आप बीच में 1980 के आप 1990 तक की बात कर लीजिए, बीच में बाबू भाई जसभाई पटेल की सरकार जो थोड़े अरसे के लिए रही थी,
जब इमरजेंसी लगी थी तब भी उन्हीं की सरकार थी, और फिर जब वो सरकार हटाई गई फिर वो थोड़े समय के लिए आए, तो 2.5 साल का वो पीरियड अगर आप छोड़ दें तो 1990 तक लगातार कांग्रेस की सरकार रही। आलोक जी भी एक बात कर रहे थे कि भाई किस तरीके से लोग फटाफट बदल दिए जाते हैं। आंकड़े ये बताते हैं कि गुजरात के इतिहास में 3 ही मुख्यमंत्री ऐसे रहे जिन्होंने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। जाहिर है सबसे लंबा कार्यकाल 13.25 साल का नरेंद्र मोदी का रहा। उसके बाद से जो है माधव सिंह सोलंकी कांग्रेस, जिन्होंने पहली बार पूरा किया। उसके बाद से नरेंद्र मोदी, उन्होंने 5 साल का 13.25 साल बाद सीधे प्रधानमंत्री के तौर पर जब दिल्ली आए तभी उन्होंने कुर्सी छोड़ी, और उसके बाद से विजय रूपानी। अगर हम ये कहें कि नहीं जो सो परमानेंट रहना और जो सो 5-5 साल का कार्यकाल, तो फिर 1990 तक सिर्फ आपका एक मुख्यमंत्री है। 1960 से लेकर 1990 तक 30 साल में सिर्फ एक मुख्यमंत्री माधव सिंह सोलंकी, जिन्होंने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। बाकी राज्यों की तो बात छोड़ ही दीजिए जहां 6 महीने पर मुख्यमंत्री चेंज होते रहे, वो कोई क्राइटेरिया नहीं होता। दूसरी सबसे बड़ी बात, अगर आप एक पल को मान लें कि भाई आप किसी को भी खड़ा कर देते हैं, उसके सामने ये है वो है, तो फिर आप गुजरात की जनता के अपने बुद्धि विवेक पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। अगर मान लीजिए सब कुछ खराब है, एक पल को हम मान लें, तो फिर क्या वजह है कि 1995 से लेकर आज तक बीजेपी को गुजरात में कांग्रेस जो है विधानसभा के चुनाव में पटकनी नहीं दे पाई। आखिरी चुनाव जो है कांग्रेस ने 1985 में जीता। आप याद करिए, गुजरात में 3 पीढ़ी ऐसी है, तो क्या 3 क्या तो 4थी 5वीं पीढ़ी ऐसी आ गई है जिसने कांग्रेस का शासन नहीं देखा है। तो यह जो है गंभीर प्रश्न है गुजरात की सियासत में। ये प्रश्न तो है ही। आलोक जी, आप जवाब देना चाह रहे हैं? आलोक शर्मा, मुझे लगता है कि गुजरात को ब्रजेश भाई मेरे से ज्यादा बेहतर समझते हैं। गुजरात लोकतांत्रिक तरीके से बंधक है। आज बताइए, एक भी कोई धरना प्रदर्शन करके व्यक्ति बच नहीं सकता है, सीधा जेल में डाल दिया जाता है। लोकतंत्र की नृशंस हत्या जितनी गुजरात में है कहीं पर नहीं है। इसको लोकतंत्र नहीं कहते। आप बताइए, अगर इतना ही बहुत अच्छा है ब्रजेश भाई, आपने तो पूरा इतिहास बता दिया। 3 पत्रकार हैं यहाँ पर, तीनों पूरी तरह से कांग्रेस को किस तरह से कटघरे में खड़ा किया जाए पूरी ताकत लगाए हुए हैं। लेकिन मैं केवल ये पूछ रहा हूँ, मैं सिर्फ आंकड़े बता रहा हूँ। आपने कहा, मैंने इसलिए आपको आंकड़े बता दिए। और अगर मेरा ये कहना है सिंपल, ब्रजेश सिंह आलोक जी सिर्फ जो अतीत में हुआ है वो बता रहे हैं, और जो आपके अपने दावे हैं, तो सवाल इसलिए भी कि आखिर इतनी कमजोरी, इतनी खामियां हैं, तो उसे जाहिर करते हुए जमाने के सामने, गुजरात की जनता के सामने लाते हुए क्यों नहीं अपने विरोधियों को हराया गया अब तक के? यही सवाल तो रखा जा रहा है। प्रशांत 10 सेकंड दे दीजिए केवल। मैं ये कह रहा हूं कि क्या आज मुख्यमंत्री बदले जा रहे हैं तो अब तो जनता पर प्रश्न चिन्ह है, और जब कांग्रेस के समय में प्रश्न चिन्ह लगता है कि मुख्यमंत्री बदले गए तो वो कांग्रेस के ऊपर प्रश्न चिन्ह है। मैं यही बात केवल कन्वे करना चाहता था दर्शकों को। हम केवल ये कह रहे हैं कि मंत्री होगा तो ओबीसी होगा, मुख्यमंत्री होगा तो कड़वा और लेवा देखकर होगा, कौन सा पटेल है, वो कहाँ का है, खेड़ा का है, चरोतर का है, या वो कच्छ भुज साइड का है, और अगर मंत्री बनाए जाएंगे तो वो ओबीसी होंगे। इनको कुशल एडमिनिस्ट्रेटर नहीं चाहिए क्या? रूपाला जी, मांडविया जी, नितिन पटेल, चुड़ासमा सब फेल थे। पहली बार का एक एमएलए आया उसको। मैं इसीलिए कह रहा हूं बार बार, ये एमएलए हो कोई हो, कौन बन जाए, क्या फर्क पड़ रहा है? ऑल आर रबड़ स्टैम्प्स, रबड़ स्टैम्प हैं। मोदी जी उस अधिकारी को फोन करते हैं रात को, सारे ट्रांसफर पोस्टिंग की लिस्ट बनाकर वो देता है, केवल मुख्यमंत्री तो जाकर रिबन काट के वापस आ जाते हैं। लेकिन एक बात क्या आप नजरअंदाज नहीं कर रहे हैं आलोक जी, की आखिरी फैसला तो आखिरकार जनता को करना होता है, अंतिम मुहर तो जनता लगाती है। तो ये क्यों होता चला आ रहा है? बदला जनता ने तो रूपानी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा था बीजेपी ने, उनको रहने देते 5 साल तक। आप जनता को अभी भी मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं, अभी भी आप गुमराह करने का काम कर रहे हैं कि ना वोट किसी के नाम पर मांगो और फिर बदल के किसी और को सामने रख दो। आज रूपानी जी से जो 4.5 साल के सवाल थे वो सारे के सारे सवाल दफन हो गए। आज नए मुख्यमंत्री को आपने जनता के सामने रख दिया। अब जनता के पास सवाल नहीं है कोई कि नया मुख्यमंत्री आया है, कितने दिन बाद, 1 महीने 2 महीने 3 महीने बाद आचार संहिता लागू हो जाएगी। जनता को आप कन्विंस कर पाएंगे? ये आपके फेवर में स्थिति बनती दिखाई दे रही है आपके मुताबिक? ब्रजेश भाई मुझे लगता है ये आज कांग्रेस और बीजेपी का विषय नहीं, ये गुजरात की जनता का विषय है, जो 25 साल से अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। सारे तमाम उद्योग धंधे जो बंद हो रहे हैं, जो कोरोना में तांडव मचा, और जो अहमदाबाद में आज जिस तरह से चिकनगुनिया और हैजा और मलेरिया फैला हुआ है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या कांग्रेस? क्या 1985 की पहले की सरकार जिम्मेदार है? आज सारे सरकारों को दफन करने का काम आपने किया है। चिकनगुनिया कितना है अहमदाबाद में कि कोई मीडिया चैनल नहीं दिखाएगा। कितना कोरोना का देखिए, जनहित के जितने सवाल हैं ये तो खड़े होने ही चाहिए, और विपक्षी दल आप हैं, ये आपका पूरा हक बनता है कि आप ऐसे सवाल खड़े करें। आपकी अपनी कमजोरी नहीं है?
देखिए बिल्कुल कहीं ना कहीं हमारी कमजोरी रही होगी, लेकिन हम चाहते हैं कि जो मीडिया के साथी हैं वो कम से कम सच्चाई को जनता के सामने अगर गुजरात की दिखाते कि वहां 5400 रुपए के वेतन पर एक टीचर 10-10 साल से काम करता है। अहमदाबाद के एसजी हाईवे पे जो पुलिस वाले खड़े हैं वो सब नीले पीले जूते पहनकर डेली बेसिस वाले लोग खड़े हैं। अगर आप एक बार इसको दिखा दें कि गुजरात में कितना विकास है, एक बार न्यूज 18 दिखा दे कि गुजरात में कितनी रिक्रूटमेंट पिछले एक साल के अंदर, मैं यही कह रहा हूँ, मैं आपको चैलेंज करता हूँ ब्रजेश जी कि न्यूज 18 ये दिखा दे कि पिछले एक साल के अंदर गुजरात के अंदर सरकारी नौकरियां लगी है। एक बार आंकड़े दिखा दीजिए, आप एक बार आंकड़े दिखा दीजिए कितने नए टीचर की भर्ती है। हम न्यूज 18 पर वो खबरें लगातार दिखाते हैं जो जनहित से जुड़ी हो, गुजरात में क्या हो रहा है जमीनी हकीकत वो भी हम पहुंचाते हैं, राजपूत के मर्डर को क्योंकि मसला आलोक जी सियासत से जुड़ा हुआ है। आप प्रमुख विपक्षी पार्टी हैं, इसलिए तो इस मंच पर आपको जगह मिली है ना कि आप वो चीजें पुख्ता तौर पर सामने रखें। कुछ सवाल आपके सामने आएंगे, कुछ सवाल आपको खड़े करने हैं। विक्रम जैन, हर सवाल का जवाब देंगे। हम तो कह रहे हैं बार बार मोहरों को मारकर राजा को कब तक बचाओगे? ये सरकार निकम्मी है। मोदी शाह और अमित शाह जी की जो जोड़ी है वो टूट चुकी है, दोनों के अंदर विध्वंस है। अमित शाह जी को रात को जाकर रूपाणी को समझाना पड़ता है, भाई चुपचाप कल जाके इस्तीफा दे देना, आनंदीबेन विक्रम जैन जवाब दे रहे हैं, बनेगा। विक्रम जैन, आलोक शर्मा जी बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन में आ गए विक्रम जैन, उनके पास ना कोई मुद्दा है। आलोक शर्मा जी बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन में आ गए हैं, वो अभी मीडिया हाउस पे ही सवाल खड़ा करने लग गए हैं। उनके पास में न कोई मुद्दा है, कांग्रेस के पास में न कोई नेता है, न कोई नीति है, न उनके पास में कोई रणनीति है। और कुछ सवाल खड़े कर रहे हैं। सर जी भारतीय जनता पार्टी संगठन के आधार पर चुनाव लड़ती है, भारतीय जनता पार्टी कोई व्यक्तिगत चुनाव नहीं लड़ती है। भारतीय जनता पार्टी संगठन के आधार पर चुनाव लड़ती है। भारतीय जनता पार्टी के बाद कार्यकर्ता उसकी फौज है। भारतीय जनता पार्टी के गुजरात में 1.11 कार्यकर्ता है। भारतीय जनता पार्टी के बाद में पूरे देश में मैं देश नहीं बिकने दूंगा और सब कुछ यही गुजरात मॉडल है। मैं देश नहीं बिकने दूंगा। मैं खुद आपको गुजरात में घुमाऊंगा और गुजरात के विकास से आपको बताऊंगा। एक नंबर सीट है, उससे लेकर आपकी आखिरी सीट तक एक सीट को आपने ज्यादा जानता हूँ। मैं आपको आमंत्रण देता हूं, गाड़ी की जरूरत नहीं, गाड़ी में मैं आपको आमंत्रण देता हूं। पहली सीट पाकिस्तान बॉर्डर पर अबरासा है, एक नंबर, वहां से आपको बैठाकर मैं दिखा दूंगा गुजरात का जो बेहाल किया है, गुजरात को राजनीतिक तौर पर आपको बंधक बना दिया है। आज हालत यह है कि गुजरात को एक फाइनेंसर मुख्यमंत्री मिल रहा है, पॉलिटिशियन नहीं मिल रहा है। बिल्डर और फाइनेंसर बचे हैं। ये कई ऐसे सवाल हैं जो राजनीतिक दल तो खड़े करेंगे। ऐसे में तब ये बेहद अहम है जब अब गुजरात को एक नया मुख्यमंत्री का नाम मिला है, भूपेंद्र पटेल का, जो कल पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे और इनके नाम का प्रस्ताव खुद विजय रूपाणी ने रखा था। कई सवाल करने का मौका कांग्रेस को भी मिल गया है, लेकिन जवाब बीजेपी को देना होगा। सवाल कांग्रेस के लिए भी इसीलिए क्योंकि लगातार विपक्ष में क्यों है अगर इतनी खामियां बीजेपी में हैं? क्या वो सही संदेश जो वो कहना चाहते हैं जनता तक पहुंचाने में नाकाम है? कई सवाल राजनीतिक दलों से, लेकिन ये सबसे अहम कि अब गुजरात को एक नया मुख्यमंत्री कल मिलेगा जिनके नाम को तय कर दिया गया है आज, और भूपेंद्र पटेल कल पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। लगातार अपडेट्स आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। देखते रहें न्यूज़ 18 इंडिया। आपको जिन पार्टी